स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इमेजिन कीजिए एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर 0% इंटरेस्ट रेट पर आपको उधार मिल जाए। अच्छा लगता है ना सुनने में। आप भी उस उधार को जाके लेंगे और आप भी आइडियली क्या करेंगे, उस उधार को लेने के बाद उसे आगे जाके इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ, डेवलपमेंट सब कुछ देखने को मिलेगी, बट वो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो आपके उधार के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। तो लगने में तो बहुत ही हाइपोथेटिकल सिनेरियो लगता है, बट व्हाट इफ आई टेल यू, हमारी दुनिया की एक वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज द्वारा यही मॉडल फॉलो किया जा रहा है पिछले 20 से 25 सालों से। जी हां, हम बात कर रहे हैं जापान के बारे में, कि जिन्होंने अपने पॉलिसी रेट्स को क्लोज टू जीरो यहां पर रखा। उसका कारण क्या रहा वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट इसे जीरो यहां पर रखा गया और लास्ट ईयर ही उन्होंने कुछ चेंजेस यहां पर लेके आए, जहां पर उन्होंने अपने पॉलिसी रेट को इंक्रीज करना शुरू किया। और लास्ट ईयर भी एक मेजर इंपैक्ट पड़ा था ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर। बट इस बार सिचुएशन थोड़ी और सिवियर है। सिवियर क्यों है? बिकॉज जापानीज बॉन्ड मार्केट की अगर हम बात करें, डेट मार्केट की बात करें, तो उसमें यील्ड के कुछ चेंजेस आने की वजह से ऑब्जर्व किया जा रहा है कि शायद ये आने वाले ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का ट्रिगरिंग पॉइंट भी बन सकता है। तो ऐसा क्या हो रहा है भाई, जिसकी वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस तक की बात यहां पर की जा रही है? आइए जानते हैं आज के सेशन में। बिकॉज चीजें थोड़ी टेक्निकल भी रहेंगी, बट पूरी कोशिश की जाएगी आपके लिए सिंप्लीफाई करने की। बट एट द सेम टाइम एस्पिरेंट्स टेक अ नोट ऑफ दिस। बॉन्ड यील्ड कर्व किस तरीके से काम करता है, कैरी ट्रेड किस तरीके से काम करता है, सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्रूशियल है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। सो प्लीज अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहिएगा। तो ये शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जानते हैं कि क्या करंट सिचुएशन यहां पर चल रही है जापानीज बॉन्ड मार्केट में, क्या क्राइसिस वाला सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, क्या उसके रीजंस हैं एंड क्या कॉन्सिक्वेंसेज यहां पर हो सकते हैं, और क्या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ट्रिगर हो सकता है नहीं, आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली जापान ने भी एक मेजर ग्रोथ यहां पर विटनेस करी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। जिस प्रकार का डेवास्टेशन जापान में हुआ, उसके बाद दे विटनेस अ मेजर ग्रोथ एंड बाय 1990s तक इस तरीके से उनकी बबल इकोनॉमी यहां पर क्रिएट हो गई थी कि भैया उनका पर कैपिटा जीडीपी वाज 120% ऑफ दैट ऑफ ब्रिटेन एंड 85% दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। छोटा सा देश, बट वहां पर यूएस के पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो 85% तक की वेटेज यहां पर रखता था। बट फिर 1990s में हुआ क्या कि जो उनका प्रॉपर्टी का एक मार्केट का जो बबल बना था, स्टॉक मार्केट का जो बबल बना था, वो क्रैश हुआ। और उसके बाद से फिर उनकी जो स्टैग्नेशन वाला जो पीरियड है ना, जो लॉस्ट डेकेड जिन्हें यहां पर कहा जाता है, उसकी यहां पर शुरुआत हुई। और जस्ट लाइक एनी अदर इकोनॉमी जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी को यूज किया जाता है, ऐसी स्टैग्नेशन को काउंटर करने के लिए जापान ने भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज किया। अपने इंटरेस्ट रेट्स यहां पर कम कर दी ताकि लोग उधार लें, उसको इन्वेस्टमेंट में लेके आए, मार्केट में नई डिमांड क्रिएट हो, उसके लिए नई सप्लाई क्रिएट की जाए एंड इन द लॉन्गर रन इकोनॉमी खुद को रिवाइव कर सके। बट जापान के लिए सारी चीजें करना बहुत ही मुश्किल रहा, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी उनके द्वारा रेफर की गई चीप मनी पॉलिसी से हम यहां पर कह सकते हैं कि भैया 0% इंटरेस्ट रेट पर जो यहां पर उधार दिए गए, ये लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहा अंटिल 2024, जहां पर मेजर चेंजेस यहां पर लाए गए। तो जापान के द्वारा ये जो मेजर चेंजेस यहां पर लाए गए, इस पूरे सिनेरियो में एक जो आउट ऑफ द ब्लू पॉलिसी जो यहां पर फॉलो की गई, इट वॉज द यील्ड कर्व कंट्रोल। कि जहां पर जापान के सेंट्रल बैंक द्वारा 2016 में पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई, कि जिसमें जापान के सेंट्रल बैंक द्वारा जो 10 ईयर के उनके गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उनकी यील्ड को कंट्रोल किया गया। अब बिफोर बिगिनिंग अहेड, कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉइंट्स, जिनको हम क्विकली यहां पर डिस्कस करेंगे ताकि एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ऑलराइट, देखिए, बॉन्ड एक तरीके का क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये हम सभी लोग जानते हैं। एंड गवर्नमेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो मतलब जो सरकार द्वारा यहां पर इश्यू किया जा रहा है अपने बोरोइंग के पर्पसेस के लिए, राइट। अब बॉन्ड के प्राइस और यील्ड में जो रिलेशनशिप है वो है इनवर्स रिलेशनशिप, कि अगर प्राइस यहां पर बढ़ेगा तो उसकी वजह से यील्ड यहां पर कम हो जाएगी। तो किसी भी सरकार के लिए प्राइस का बढ़ना बहुत बढ़िया है, बिकॉज प्राइस बढ़ रहा मतलब मार्केट में उनके बॉन्ड की डिमांड है और उनको यील्ड भी यहां पर कम देखने को मिल रही है, जो कि एक तरीके से इंप्लिसिट करता है कि क्या उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यहां पर रहेगी, राइट। तो आइडियली सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि यील्ड कम है, चलो भैया बहुत बढ़िया है, क्योंकि मार्केट में डिमांड काफी हाई देखने को मिल रही है उनके बॉन्ड की, और उसकी वजह से सब कुछ चीजें यहां पर सही हैं, राइट। अब वैसे ही कोशिश यहां पर जापान का, जो बैंक ऑफ जापान है, सेंट्रल बैंक है जो जापान का, उनके द्वारा भी की गई कि जो 10 साल का उनका सरकारी बॉन्ड था, उसकी यील्ड को क्लोज टू 0% यहां पर मेंटेन किया गया। किस तरीके से?
कि अगर मार्केट में कोई सरकारी बॉन्ड बेच रहा है, सडनली भैया बैंक ऑफ जापान उसे खरीद लेता था, राइट, ताकि सरकार के पास भी यहां पर पैसा मिलता रहे। एंड बहुत बार तो बैंक ऑफ जापान द्वारा डायरेक्टली भी परचेजेस यहां पर किए गए हैं, और सरकार को, मतलब जापान की जो सरकार है, उन्हें जो बोरोइंग की रिक्वायरमेंट्स, जो डेफिसिट फाइनेंसिंग यहां पर डायरेक्टली भी की गई है, राइट। तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यहां पर जापान द्वारा फॉलो किया गया। 2016 में इन्होंने बिल्कुल इंट्रोड्यूस कर दिया कि भैया ये तो करना ही करना है। सो थिंक अबाउट इट कि जो जापान है उसका जो सेंट्रल बैंक है, उनके द्वारा यहां पर मैसिव परचेजिंग की गई है उनके सरकारी बॉन्ड्स की। और इसको हम थोड़ा और अच्छे तरीके से भी यहां पर जानेंगे कि किस प्रकार की परचेजिंग यहां पर की गई थी। ऑलराइट, सो अगेन ये मैसिव परचेजिंग की गई, बट फाइनली जाके मार्च 2024 में दे डिसाइडेड दैट नाउ इज द टाइम कि जब इस चीज को थोड़ा रोका जाए, राइट। अब थोड़ा सा इकोनॉमी को बैक ऑन ट्रैक यहां पर लाया जाए, बिकॉज जो कंसर्न था यहां पर जापान का, जो डिफ्लेशनरी प्रेशर्स यहां पर देखने को मिल रहे थे आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर, सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शंस की वजह से थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आनी शुरू हो गई। तो उन्हें लगा कि भैया अब इससे ज्यादा हमें इतनी क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसीज की जरूरत नहीं है कि जहां पर हमें मनी सप्लाई इतना ज्यादा बढ़ाना है, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस पॉलिसी देन फाइनली वाज स्क्रैप्ड इन 2024 कि अब भैया इस तरीके की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। बट नाउ थिंक अबाउट इट, अगर बैंक ऑफ जापान सडनली अपना इस तरीके के परचेजेस को बंद कर दे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना बंद कर दे, तो क्या उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी की उतनी डिमांड रहेगी? नहीं रहेगी ना। डिमांड कम हुई तो प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ तो भैया यील्ड बढ़ जाएगा, जो कि सरकार को इतना पसंद नहीं है, राइट। सो दैट वाज द पॉइंट, जिसकी वजह से बैंक ऑफ जापान ने क्या बोला कि यार हम एकदम से इसको बंद नहीं करेंगे, बहुत ही ग्रेजुअल मैनर में अपनी जो बाइंग है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, उसे हम यहां पर रिड्यूस करते रहेंगे। बट द पॉइंट इज 2016 से लेकर 2024 तक जिस प्रकार से यहां पर बैंक ऑफ जापान द्वारा मेजर बाइंग यहां पर की गई, तो उसके तरीके से आप देख सकते हैं कि जो बैंक ऑफ जापान की बैलेंस शीट है उसमें जो ये सरकारी बॉन्ड्स हैं, जापान के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं JGBs, इनका साइज यहां पर बढ़ता है। थिंक जस्ट आप यही ऑब्जर्व कर सकते हैं, 2017 यहां पर आपको बताया गया, जस्ट इससे पहले यहां पर एक मेजर इंक्रीज आना शुरू हो गया कि जब उनके द्वारा एग्रेसिवली इस तरीके के परचेज किए गए सरकारी बॉन्ड्स के, ताकि यील्ड को क्लोज टू 0% मेंटेन किया जा सके, इंटरेस्ट रेट को, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को इकोनॉमी में 0% रखा जा सके। अगेन द लॉजिक वाज टू ड्राइव अप द डिमांड, नई इन्वेस्टमेंट लाई जा सके और उसके चलते ग्रोथ और डेवलपमेंट की ट्रेजेक्टरी पे वापस आ सके, राइट। तो एक मेजर ट्रेंड हमें ये पर्टिकुलर यहां पर देखने को मिला, और यही ट्रेंड किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जापान के जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट से वो 0% यहां पर देखने को मिले हैं। आप देखिए 2000 से लेकर 2024 तक वेरियस जो आपके एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, वहां के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उनमें कितना चेंज आया इंटरेस्ट रेट का, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। अगर रिसेशन वाली सिचुएशन है तो इंटरेस्ट रेट कम किए गए हैं, ताकि भैया उस रिसेशन से बाहर आने के लिए इकोनॉमी में लिक्विडिटी इन्फ्यूज की जा सके। बट जापान के केस में यहां पर क्या रहा, ऑलमोस्ट क्लोज टू 0% ही यहां पर इसे मेंटेन किया गया, राइट। सो दैट वाज देयर आइडिया, दैट वाज देयर एक्सट्रीम मेजर्स जो कि उन्होंने वहां पर लिए हैं। बट नाउ थिंक अबाउट वन थिंग, अगर यहां पर जापान की सरकार ने इतने गवर्नमेंट बॉन्ड्स मार्केट में बेचे हैं और इतना पैसा यहां पर रेज किया है, तो उनके डेट प्रोफाइल के ऊपर क्या असर पड़ा होगा? तो जी हां, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। जापान का जो उधार है, जापान की सरकार का जो उधार है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, राइट, वो 200 से 250 के बीच में यहां पर देखना 230% के अराउंड यहां पर आ चुका है, जो कि किसी भी एडवांस्ड इकोनॉमीज के केस में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। यूरोप के देशों में भी है ये सिनेरियो, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है, वहां भी 100-120% तक देखने को मिलता है। बट इफ यू लुक एट जापान, तो जापान ने एग्रेसिव तरीके से यहां पर बोरोइंग्स करी हैं। जापान की सरकार द्वारा मेजर पैसा यहां पर इन्फ्यूज किया गया है, ताकि इकोनॉमी में रिवाइवल लाया जा सके, ग्रोथ लाई जा सके एंड बैक टू ट्रैक उसे लाया जा सके, जो कि 1990 से पहले वो यहां पर ऑब्जर्व कर रहे थे। अब जब सरकार द्वारा इतने सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचे गए, तो उन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदने वाला कौन था? ये तो हम जान चुके हैं कि पहले नंबर पे बैंक ऑफ जापान है, और जो कि हमें ये रेड लाइन आपको दिख रही है, ये रेड लाइन वही इंडिकेट कर रहा है कि भैया सबसे बड़ा बायर यहां पर कौन था? बैंक ऑफ जापान ऑटोमेटिकली बन गया जब उस प्रकार की पॉलिसी वहां पर यील्ड कर्व को कंट्रोल करने वाली आ गई, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखा जाए तो जो आपके पब्लिक पेंशन फंड्स हैं, यू लुक एट दिस नंबर विच इज अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 20% जो इन्वेस्टमेंट है इन्हीं के द्वारा मेजरली यहां पर की गई है, राइट। बैंक्स द्वारा यहां पर परचेजिंग की गई है, इंश्योरेंस और पेंशन फंड द्वारा यहां पर परचेजिंग की गई है, राइट। तो यही सबसे बड़े थे, यही सबसे बड़ा आफ्टर द बैंक ऑफ जापान, दिस वाज द सेगमेंट, दिस वाज द इन्वेस्टर्स जिन्होंने सरकारी बॉन्ड्स में बढ़ चढ़ के यहां पर पार्टिसिपेट किया। और कहीं ना कहीं इसी पार्टिसिपेशन की वजह से जो यील्ड था सरकारी बॉन्ड्स का,
उसे भी 0% के अराउंड मेंटेन किया गया। बट नाउ द कंसर्न्स आर अबाउट द एजिंग पॉपुलेशन ऑल्सो, कि जापान की एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। एल्डरली पॉपुलेशन जो अकेले रह रही है भैया, उसका नंबर तो 47% से जंप कर जाएगा 2050 तक। और इस एजिंग पॉपुलेशन को फिर क्या चाहिए होगा? पेंशन सपोर्ट चाहिए होगा। पेंशन सपोर्ट के लिए जो भैया पेंशन फंड्स हैं, वो कहां अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? वो भैया जापान के सरकारी बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। अब देखो, सरकारी बॉन्ड में पैसा कब तक इन्वेस्ट किया था? जब तक एक इन्वेस्टर को ट्रस्ट है, फेथ है कि सरकार भैया उसका पैसा वापस कर देगी। और सरकार के ऊपर ट्रस्ट और फेथ कब बनता है? थोड़ा सोचो, बैंक के पर्सपेक्टिव समझते हैं इस चीज को। बैंक आपको उधार कब देता है? जब बैंक को लगे कि भैया हाँ यार ये आदमी ना सक्षम है, कल को मेरा पैसा वापस कर देगा, बिकॉज उसके फाइनेंशियल स्ट्रांग है, राइट। वो करते हैं ना, सिबिल स्कोर चेक वहां पर करते हैं। तो वैसे थोड़ा सोचा जाए तो जापान की सरकार के लिए भी सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर क्या है? यार उनकी कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है। अब क्रेडिट वर्दीनेस को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो बेस्ड अपॉन द डेट टू जीडीपी रेशो वो तो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट वर्दीनेस तो कॉम्प्रोमाइज है ही। बट अब इसी क्रेडिट वर्दीनेस की जो कॉम्प्रोमाइजेशन है, इसी में अगर आग में जो घी डालने वाला यहां पर काम हुआ, वो हुआ है जापान की नई सरकार द्वारा, जो यहां पर एक मेजर फिस्कल स्टिमुलस प्रॉमिस किया गया, अनाउंस किया गया। $135 बिलियन का नया पैसा वो इकोनॉमी में डालेंगे। नाउ थिंक अबाउट इट, जापान की सरकार के पास अपना रेवेन्यू तो नहीं है, बहुत कम है, जिसकी वजह से अभी तक वो ऑलरेडी इतना सारा उधार यहां पर ले चुके हैं। अब अगर ये नया पैसा यहां पर खर्च किया जाएगा तो क्या क्रेडिट वर्दीनेस मेंटेन रहेगी? जी नहीं। और वही कंसर्न यहां पर किसने रेस किया? वही कंसर्न यहां पर रेस किया गया, ये जो सेकंड कैटेगरी के हैं, दिस वन, द इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स, जो आपके मेजर इन्वेस्टमेंट यहां पर करते हैं आफ्टर द बैंक ऑफ जापान एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, यही कंसर्न यहां पर रेस किया गया इन पर्टिकुलर फंड्स द्वारा, कि अगर सरकार ऑलरेडी इतना डेट प्रोफाइल उनका बढ़ चुका है, एक नया फिस्कल स्टिमुलस यहां पर वो लॉन्च करना चाह रहे हैं, इन्फ्लेशन दोबारा से यहां पर बढ़ चुकी है, तो उस केस में क्या जापान की सरकार इतना सक्षम है कि अपने उधार की भरपाई कर सके? मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से जो जापान की मेजर लाइफ इंश्योरर्स हैं, दे स्टार्टेड टू ट्रिम येन बॉन्ड होल्डिंग्स। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो सरकारी बॉन्ड जो थे उनकी जो होल्डिंग्स, उनको रिड्यूस करने का इन्होंने ठान लिया। तो मतलब जो सरकार अपने नए बॉन्ड्स यहां पर लेके आ रही है, उसे भी नहीं खरीदेंगे, कम से कम खरीदेंगे, एंड जो पुराने बॉन्ड्स ऑलरेडी खरीद चुके हैं उनको भी धीरे धीरे मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे। नाउ अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड यील्ड एंड द बॉन्ड प्राइस। अगर मार्केट में बेचा जा रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? डिमांड कम हो रही है उस बॉन्ड की, और डिमांड अगर कम हो रही होगी तो उस केस में यील्ड के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इनवर्स रिलेशनशिप है, यील्ड यहां पर बढ़नी शुरू हो जाएगी। और यील्ड बढ़ने की वजह से जापान की सरकार के लिए कंसर्न है भाई, क्योंकि बाकी इन्वेस्टर्स फिर उस यील्ड को देखेंगे, बोलेंगे यार अच्छा, जापान की सरकार के ऊपर तो भरोसा ही नहीं रहा, ऑलरेडी डेट प्रोफाइल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो पता नहीं कल को पूरा कर पाए ना कर पाए। और वहां से आपका वो एक रिपल इफेक्ट शुरू हो जाएगा कि बाकी इन्वेस्टर्स भी अपना बॉन्ड यहां पर बेचना शुरू कर देंगे, एंड जो बॉन्ड की मार्केट है वो क्राइसिस वाली सिचुएशन में यहां पर चली जाएगी, राइट। सो दैट इज द पॉइंट जो कि यहां पर हाईलाइट किया जा रहा है। एंड इसी वजह से जो ये सेलिंग जो यहां पर की जा रही थी, या फिर जो बैंक ऑफ जापान द्वारा जो यहां पर बॉन्ड्स खरीदे जाते थे ताकि यील्ड को कम किया जा सके, उसके ऊपर जब यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया तो उसकी वजह से धीरे धीरे यील्ड यहां पर बढ़ रहा था। बट अब ये ऑल टाइम हाई, पिछले 17-18 सालों के ऑल टाइम हाई पर यहां पर पहुंच चुका है। देखिए, यील्ड डायरेक्टली क्या इंप्लीकेट करती है कि सरकार के लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग कितनी है, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में कितना आपका एक जनरल इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उसको इंडिकेट करता है। अब जापान की इकोनॉमी अभी भी उस प्रकार से अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाई है, बट अब अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत सडनली बढ़ गए तो जितनी इन्होंने पिछले 20-25 सालों में यहां पर कोशिश करी है, उसके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। एंड अगर सरकार को नया उधार नहीं मिला तो उस केस में पुराने पे अगर डिफॉल्ट कर गया तो भैया दिक्कतें वहीं से शुरू हो जाएंगी, राइट। सो दैट इज द पॉइंट जिसकी वजह से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि कहीं ये ट्रिगरिंग पॉइंट ना बन जाए इन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। बट कहानी अभी खत्म नहीं होती है, कहानी का एक और रुख यहां पर बाकी है जो कि कैरी ट्रेड से रिलेटेड है, जिसको भी हम यहां पर डिस्कस करें। बट सिंपल सा सवाल यहां पर आपसे पूछा गया है और ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं, आपको बस करेक्ट आंसर यहां पर मार्क करना है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़िए, ऑप्शंस यहां पर देखिए और करेक्ट आंसर अपना मार्क कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव बीन बिल्डिंग अ कम्युनिटी जहां पर इकोनॉमी सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करते हैं। अर्थनॉमिक सीरीज हमारी ऑलरेडी चल रही है, जिसके रेगुलर अपडेट्स आपको इस चैनल पे यहां पर मिलते रहते हैं। तो डेफिनेटली जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं बाय जस्ट सिंपली scanning this QR code. And if you have any concerns, have any doubts with respect to the subject, this is my contact number. आप मुझे भी WhatsApp कर सकते हैं, I'll be more than happy to assist you, right?
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टडी IQ किस तरीके से आपकी सहायता कर रहा है, तो जितने भी लोग 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, नाउ इज अ वेरी स्वीट स्पॉट ऑफ टाइम जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करोगे ना। आपका ऑप्शनल, एसे, एथिक्स, आंसर राइटिंग, ये जितने क्रूशियल कंपोनेंट्स हैं आपके रैंक लाने वाले, इन पर आप एडवांस में काम कर पाओगे, अच्छे से तैयारी कर पाओगे, हैपहैज़र्ड मैनर में नहीं करोगे। तो उसी पर्पस को मद्देनजर रखते हुए 2027 का लॉन्ग टर्म बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं। 27 नवंबर से आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं इस बैच में। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस बैच इज P2I बैच प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन कवर करते हैं। तो आपका चाहे वो प्रीलिम्स की तैयारी हो, मेंस की तैयारी हो, इंटरव्यू की तैयारी हो, एवरीथिंग इज कवर्ड। जैसे स्टार्टिंग में हम अपना इनसाइड शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कंटेंट कवरेज यहां पर रखी जाएगी लाइव क्लासेस के थ्रू। अब वो लाइव क्लास के साथ आपके लिए फायदा क्या है, आपको मॉक सेशंस वहां पर मिल रहे हैं, अपना टेस्टिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आंसर इवैल्यूएशन मिल रहा है जिससे आपको फीडबैक मिलेगा, मेंटरशिप सपोर्ट भी इसी में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। डेडिकेटेड मेंटर आपके साथ रहेंगे जो कि आपकी पूरी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे, आपको वैसा इनपुट यहां पर देते रहेंगे ताकि एक फीडबैक लूप वहां पर मेंटेन रहे, राइट। एंड नोट्स वट एवर यू नीड, एवरीथिंग इज कवर्ड। एंड इसी बैच में PRP इनिशिएटिव भी अवेलेबल है, जहां पर जो इस बैच के टॉप 10% परफॉर्मर्स रहेंगे, दिल बी गिवन अ चांस कि प्रीलिम्स से 90 से 100 दिन पहले उनके पास ऑप्शन रहेगा कि भैया ऑफलाइन मीडियम में आके तैयारी करो, आपका फूड, लॉजिंग सब कुछ इंस्टीट्यूशन देखेगा, यू डोंट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा पेनी। सो दैट इज द आइडिया जिसके बेसिस पर PRP इनिशिएटिव यहां पर लॉन्च किया गया है। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें, एनरोल कीजिए, डेमो सेशन सभी के अवेलेबल हैं। एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा किस तरीके से क्लासेस कवर की जाती हैं। एंड व्हाइल एनरोलिंग, इफ यू यूज द कोड ऑफ ARG Life, यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड इवन इफ अगर आपको कोर्स रिलेटेड भी कोई कंसर्न देखने को मिलता है, आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी हर एक संभव प्रयास करूंगा आपकी हर एक सहायता करने की, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट अबाउट कैरी ट्रेड। हमने शुरुआत कहां से करी थी सेशन की कि अगर आपको सस्ते में उधार मिल रहा है आप उसको क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे ना, तो उसे ही कैरी ट्रेड यहां पर कहा जाता है। और येन कैरी ट्रेड बेसिकली क्या है कि जहां पर येन में बोरिंग की जा रही है बट इन्वेस्टमेंट आगे जाके डॉलर्स में की जा रही है, बाहर की मार्केट्स में की जा रही है, जिसकी वजह से मेजर रिटर्न्स यहां पर जनरेट होंगी। जाहिर सी बात है ना, 0% पे आपको उधार दे, आप आगे जाके उसको इन्वेस्ट करो, 10% का रिटर्न लो, उसका पैसा वापस किया, 10% अपने पास रखा, सूखा सूखा प्रॉफिट है। तो यही सिलसिला बहुत सालों से यहां पर चलता ही जा रहा था, राइट। और इसी सिलसिले के चलते अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, है ना, कि जो यहां पर होल्डिंग्स है फॉरेन सिक्योरिटीज की बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जापानीज इन्वेस्टर्स, कि जिन्होंने बाहर अपना पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट किया है, तो उसी केस में अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें, सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज अ वेरी हायर नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जिन्होंने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, यूरोपियन ट्रेजरी बॉन्ड्स में मेजर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बिकॉज सस्ते में उधार यहां पर मिल रहा है, राइट। फिर यहां पर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा यू हैव द पब्लिक पेंशन फंड्स, उन्होंने भी मेजर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है। नाउ थिंक अबाउट इट, नाउ दिस पब्लिक पेंशन फंड्स हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द जापानीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑल्सो, बट सस्ते में उधार वहां पर मिल रहा है, तो उसी सस्ते के उधार को यूज करके आगे जाके इनके द्वारा बाहर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी पैसा इन्फ्यूज किया गया है, राइट। नाउ थिंक अबाउट समथिंग, ये जो जितने भी इन्वेस्टमेंट यहां पर की जा रही है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरेस्ट मार्जिन का, जिसके बेसिस पर प्रॉफिट कमाया जा सकता है। प्रॉफिट कितना निकलेगा, राइट, जितनी आपकी रिटर्न है माइनस जितना आपका इंटरेस्ट है लोन पर जहां से आपने उधार ले रखा है। अब यहां पर अगर आपका जीरो है तो भैया जितना आपका रिटर्न वहां से बन रहा है उतना आपका प्रॉफिट यहां पर बनेगा। बट अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाए, जो कि यील्ड के थ्रू हम यहां पर समझ पा रहे हैं, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाए तो जो प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन है ये तो सडनली रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं, बिकॉज यहां जो इन्वेस्टमेंट्स की जा रही है वो डॉलर्स में की जा रही हैं। जो कैरी ट्रेड का कॉन्सेप्ट है, डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, बट पैसा तो उधार आपने येन में लिया है कि नहीं, तो करेंसी का रिस्क भी तो अटैच रहेगा कि नहीं। एंड पिछले कुछ सालों का ट्रेंड फॉलो करें तो येन तो आपका डिप्रिशिएट ही कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टमेंट को वापस लेके आना तो वो करेंसी रिस्क को भी अटैच करना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन की वजह से आपको शायद ज्यादा पैसा वापस भी यहां पर करना पड़े, राइट। द पॉइंट इज कि जहां ये प्रॉफिटेबिलिटी का जो मार्जिन है, अगर यहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए तो प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन यहां पर कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या ट्रिगर हो सकता है, जिसकी वजह से ट्रिगर हो सकता है सेल ऑफ, कि जिन जिन ऐसे एंटिटीज ने बाहर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा है वो अपना बेच के वापस पैसा लाना शुरू करते हैं। बट इफ दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली रिपैट्रिएटेड, उसको वापस लाना शुरू कर देते हैं, तो भैया जिन जिन देशों के बॉन्ड्स यहां पर खरीदे गए हैं उनकी भी तो यील्ड यहां पर बढ़नी शुरू हो जाएगी, वहां की सरकारों के लिए भी तो यहां पर कंसर्न बन जाएगा। सो दिस इज द ट्रिगरिंग पॉइंट जो कि यहां पर नोटिफाई किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भैया अगर ये हो गया
तो उस वजह से कंसर्न यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बिकॉज अगर देखा जाए तो कैरी ट्रेड की जो इन्वेस्टमेंट का साइज है इट इज अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू $4 ट्रिलियन, इससे ज्यादा भी हो सकता है। इंडिया की जीडीपी से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट भी है जापान से बाहर यहां पर गई है कैरी ट्रेड के थ्रू। और यही अगर ट्रिगर होगी रिपैट्रिएशन में कि सेल ऑफ करना शुरू कर दिया, तो जहां जहां जिन जिन देशों में इसकी इन्वेस्टमेंट हुई है वहां से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा, इंक्लूडिंग इंडिया इटसेल्फ। 2024 में जब इंटरेस्ट रेट बहुत ही थोड़े तरीके से बढ़ाए गए थे, आई थिंक 25 बेसिस पॉइंट्स वहां पर बढ़ाए गए थे, तो वैसा ही ट्रिगर वहां पर क्रिएट हुआ था और उसी वजह से इंडियन मार्केट्स के ऊपर भी असर पड़ा था, यूएस मार्केट्स के ऊपर भी असर पड़ा था एंड यूरोपियन मार्केट्स पर भी वही इंपैक्ट देखने को मिला। बट वो एक बहुत ही छोटे स्केल का था। बट अगर ये कंसर्न यहां पर बढ़ गए कि सरकार अनसस्टेनेबल अपने डेट को मैनेज करने में, पेंशन फंड्स जिन्होंने अपनी मेजर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं इस तरीके के बाहर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, वो बाहर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी बेच के वापस ले आएंगे अपना पैसा, क्योंकि उनको अपना पैसा बचाना है भाई, राइट? उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं वो। एंड एट द सेम टाइम दे वांटेड टू मेक श्योर कि भैया जो सरकारी बॉन्ड्स में उनका पैसा यहां पर इन्वेस्टेड है, अगर उसको भी वो धीरे धीरे सेल ऑफ करना शुरू कर देंगे तो यील्ड और यहां पर स्पाइक कर जाएगी। सो दिस इज द ट्रिगरिंग पॉइंट जो कि मैं आपके साथ यहां पर शेयर करना चाह रहा था। बिकॉज जब ये यहां पर बढ़ाया गया मार्जिनली, तो सिमिलर ट्रिगर पॉइंट वहां पर हुआ, बट बहुत ही छोटे स्केल का हुआ। बट अगर यील्ड इसी तरीके से बढ़ती गई, इंटरेस्ट रेट इसी तरीके से बढ़ते गए इकोनॉमी में, तो उस केस में कैरी ट्रेड का जो पूरा फिनोमेना है वो सडनली कोलैप्स कर जाएगा। और ये जो कैरी ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट इज द बिगेस्ट दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। जिस प्रकार का कैरी ट्रेड यहां पर येन के थ्रू डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करके हुआ है, और इसमें अगर रिपैट्रिएशन सेल ऑफ ट्रिगर होता है, दैट विल डेफिनेटली ट्रिगर टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस थिंग ना, कि अगर यूएस ट्रेजरीज में वो पैसा इन्वेस्टेड है, सडनली उसको बेचना शुरू कर दें तो भैया उसकी यील्ड बढ़ जाएगी, वहां पर कंसर्न्स क्रिएट हो जाएंगे। सिमिलरली यूरोप के लिए, सिमिलरली इंडिया के लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल है, राइट? तो सेल ऑफ ट्रिगर होना एक सबसे बड़ा कंसर्न है जो कि यहां पर हाईलाइट किया जा रहा है। तो अभी करंटली हम 3 तरीके के सिनेरियोज यहां पर देख सकते हैं कि सॉफ्ट पेन यहां पर क्या है कि दुनिया भर की भी जो यील्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, उनकी यील्ड्स हैं, वो भी स्लाइटली यहां पर राइज कर जाएं, है ना? थोड़ी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी, बट वॉलेटिलिटी रहेगी, बट थोड़ा स्टेबिलिटी भी मेंटेन हो जाएगा आफ्टर लेटर स्टेज, राइट? बट अगर ये कंसर्न जो जापानीज सरकार का है कि जापानीज सरकार के ऊपर वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा है, या उनके स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उनके डेट प्रोफाइल यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अगर उसकी वजह से अगर यील्ड और ज्यादा इंक्रीज करती है, बिकॉज इफ पीपल आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ जापान, तो उस वजह से यील्ड तो बढ़ेगा, ओवरऑल इंटरेस्ट रेट भी यहां पर बढ़ेगा, एंड व्हाट कैन वी सी, रिपैट्रिएशन ऑफ द ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट? कैरी ट्रेड अनवाइंड हो जाएगा, एंड जिसकी वजह से यूएस ईयू वहां की यील्ड्स भी यहां पर जंप कर जाएंगी एंड स्टॉक मार्केट ब्लीड करना शुरू कर जाएगी, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये इन्वेस्टमेंट इस तरीके की स्टॉक मार्केट्स में भी हुई है, राइट? वो सडनली सेल ऑफ होगा, भी स्टॉक मार्केट्स भी यहां पर क्रैश करेंगे। और ब्रेकडाउन यहां पर क्या हो सकता है? ब्रेकडाउन ये हो सकता है कि मान लीजिए जो वहां के गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उनकी यील्ड इस कदर बढ़ गई कि कोई खरीदना ही नहीं चाहता, है ना? इतना कंसर्न यहां पर क्रिएट हो गया। अब उस वजह से लेट मी गेट बैक टू यू ऑन द अनदर पॉइंट। जहां पर हमने देखा था कि भैया कौन सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दिस वन। यहां पर जो ऑलरेडी आपकी ये इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स ने अपनी मेजर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा ना, ये कैसे इसे लिक्विडेट करेंगे इस इन्वेस्टमेंट को, राइट? और शायद अगर इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट नहीं कर पाए और उस तरफ पेंशन की जो ऑब्लिगेशंस वो बढ़ती गई, तो एक मेजर इफेक्ट यहां पर ट्रिगर हो सकता है। जापान कंप्लीटली कोलैप्स भी यहां पर कर सकता है, उसकी फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, राइट? जिसकी वजह से अगेन ग्लोबली तो डेफिनेटली इंपैक्ट रहेगा, बिकॉज ये सारा सिस्टम ही ग्लोबलाइजेशन का है ना? इफ द जापान विल स्नीज नाउ, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल कैचेस द कोल्ड। सो दैट इज द पॉइंट जिसकी वजह से ये कंसर्न यहां पर बार बार रेस किया जा रहा है, एंड आई होप आप सभी को भी ये पॉइंट यहां पर समझ में आ गया हो। तो देखते हैं किस तरीके से ये पूरा इशू यहां पर अनवाइंड होता है। बट अगर हाँ, थोड़ा बैंक ऑफ जापान दोबारा से बैक ऑन ट्रैक आए, यील्ड कर्व कंट्रोल को दोबारा से रीइंस्टेट करे और फिर से वहां पर अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बाइंग को शुरू कर दे, तो ग्रेजुअली शायद वो यील्ड भी कम आ जाएगी और इस कंसर्न को भी हम रिजॉल्व कर पाएंगे, एंड फॉर द लॉन्गर रन उसे और एक फेज्ड मैनर में, है ना, और स्लो रेट पर यहां पर उसे रिड्यूस करे। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ जापान, उनको यहां पर अपने इस प्रकार के फिस्कल स्टिमुलस पे चेक लगाना पड़ेगा कि कैसे वो काम कर रहे हैं, क्या उनका आइडिया है, और डेट का जो कंसर्न है सस्टेनेबिलिटी का, उसे यहां पर रिजॉल्व करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएशन यहां पर जरूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS,
आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।